हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज की जो हमारी टॉप स्टोरी है वो ये है कि एपीएस साने की जो जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो बिल आखिर 5.5 साल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है। जो बच्चे शहीद हुए थे 150 एपीएस साने में दिसंबर 2014 में, उस साने को कौन भूल सकता है, मगर उसके बाद उन शहीद बच्चों के वालिदैन ने एक तवील जिद्दोजहद की, जिसके बाद 2 साल कबल जो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ऑर्डर किया इस इंक्वायरी को 3 महीने में, लेकिन ज़ाहिर है उसमें वक्त लग गया और जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान जो पेशावर हाई कोर्ट के हैं उन्होंने ये इंक्वायरी कंप्लीट की और आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। वालिदैन का कहना है कि ये उनका हक़ है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाए ताकि पता लगे कि किसकी कोताही थी इस सारे साने में और कौन इसका ज़िम्मेदार है। हमारे साथ मौजूद हैं शहाना बीबी का बेटा असफन ख़ान 15 साल का था जो एपीएस साने में शहीद हुआ। उसके बावजूद शहाना बीबी ने एक तवील जिद्दोजहद की है, एपीएस शुहदा फोरम बनाया और उसके बाद वो इस्लामाबाद भी आई, हुकूमतों पे दबाव डाला कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करें और आज उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है। शहाना बीबी, आपको अभी तक इसकी रिपोर्ट की कॉपी के हवाले से कोई यकीन दहानी कराई गई है कि आप लोगों से शेयर की जाएगी? फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब हमने उनसे राब्ते में हैं उनके साथ, और हमें मतलब इस तरह तो भी हमें कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ इतनी हमें इत्तला दी हुई है। और आज ही ये हमें इस बात की खबर मिली है कि जो हमारी जीआईटी थी बच्चों की, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो आज सबमिट कर दी गई है। और मतलब आज जो है उसमें जो हमारी जो इतने सालों की मेहनत थी, मतलब 5.5 साल जो हम बच्चों की इस चीज का मुतालबा करते रहे कि हमारे बच्चों की जीआरटी बन जाए, हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चों का जो खून है वो जो है वो उसका हमें हिसाब दिया जाए, वो जो है उसकी जीआरटी जो है वो आज जो है सबमिट करा दी गई है सुप्रीम कोर्ट शाना चीफ बीबी, जस्टिस। तकरीबन 100 से ज़ायद वालिदैन जो हैं शहीद बच्चों के, वो भी इंक्वायरी के सामने पेश हुए। आप लोग भी ज़ाहिर है पेश हुए होंगे। इसके अलावा को 50 के करीब जो ऑफिशल्स थे, जिसमें मिलिट्री भी और सिविल भी, उनको भी बुलाया गया। तो आपने जो अपना बयान दिया उस बारे में थोड़ा सा बताएंगी? बिल्कुल, जो भी उस थाने में बेसिकली उन्होंने ये जो सारी इंक्वायरी में जब सब वालिदैन को जब उन्होंने बुलाया, उनमें यही पूछा गया था और वो यही मांग रहे थे कि आप लोगों के पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, कोई ऐसी शहादतें जो उस वक्त गाजी बच्चों के मुंह से मतलब निकली हो या उनको मालूम हो या उनको पता हो, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है हमारे बच्चे के हिसाब से वो हम उसमें रिकॉर्ड करवाएं। तो उसी हिसाब से मैंने भी सब कुछ जो भी एक जो वाकया था जो उसके दोस्त के मुंह से मैंने सुना था, वो सब मैंने उसमें बयान किया, और जितना भी रिकॉर्ड में मैं करवा सकती थी और जिस हद तक मैंने मतलब जो उस हकायक के करीब हो जी, हमारे बच्चों के इंसाफ दिलाने में, वो सारे उसको मैंने मतलब वहाँ पे बयान किए सब। शाना बीबी, पहला कदम जो है आपकी जिद्दोजहद का वो यहाँ तक तो कामयाबी से हमकिनार हुआ है कि जुडिशल इंक्वायरी भी हो गई है, रिपोर्ट भी रिपोर्ट सबमिट भी हो है। गई है। मगर जो अब बड़ा कदम है कि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, 3000 सफ़ात पर हमें बताया गया है मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और उसमें बयानात हैं। उसके अलावा तमाम पहलुओं से इस साने का जायज़ा लिया गया है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस पूरी रिपोर्ट से? आपको मैं क्या बोलूं कि इतने सालों से हमारी जो एक ही पुकार रही है, एक ही आवाज़ है, वो क्या रही है, यही रही है कि जो लोग आए थे वो तो गुनाहगार थे ही, उन्होंने तो मतलब हमारे जिगर के टुकड़ों को का आप इनके माने नाश कर दिया। लेकिन जो उनके पीछे बैठे थे, जो स्क्रीन पे नहीं थे, जो सामने नहीं थे, जो सहूलतकार थे, जो उनके फैसिलिटेटर थे, उनको सामने लाया जाए, उनको मंजर आम पे लाया जाए। इसलिए कि जितने कसूरवार वो लोग थे जिन्होंने हमारे बच्चों का नाश किया, उतने कसूरवार वो भी थे जो ऑन द स्क्रीन नहीं थे, लेकिन वो भी उतने ही गुनाहगार हैं। इसलिए कि जिनकी गफलत हुई, जिन्होंने उन सीटों पर बैठकर उस सीट का सही इस्तेमाल नहीं किया, वो भी हमारे उतने ही गुनाहगार हैं जितने वो लोग गुनाहगार हैं जो उनको मारने आए। और यही हमारा अभी भी मुतालबा है कि मैं कहती हूँ उनमें वो सारे नाम होने चाहिए
इसलिए कि ये आसान नहीं है, ये भूलना आसान नहीं है, बच्चे गए हैं। यकीन करें, जब कोई जख्म लगता है ना, तो जिस्म के जिस हिस्से पे लगता है मरहम लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, वो सही हो जाता है। लेकिन ये जख्म जिस्म पे नहीं लगा, ये दिल पे लगा है, ये रूह में लगा है। और जब ये रूह में लगता है ना, तो उसका जो मरहम होती है ना, उसकी जो दवाई होती है ना, वो इंसाफ होती है, उसका बदला होता है, उसकी वो माँ की ठंडक होती है जो उसको मिलनी चाहिए। और हमें यही चाहिए कि हमें अपने उस कलेजे की ठंडक चाहिए, हमें वो इंसाफ चाहिए। इस जुडिशियल इंक्वायरी के सिलसिले में जब जस्टिस इब्राहिम से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे, सारी हम मदर्स बैठे थे और हमें कहा कि आप लोग को देख के मेरा बड़ा दिल खफा होता है। और मैं जब उम्रे पे गया तो मैंने दुआ की कि अल्लाह मियाँ इन माओं को, इन वालिदैनों को आप सब्र दें। तो मैंने खड़े होकर कहा कि जस्टिस साहब, आप हमारे लिए सब्र मत मांगे, मांगना है तो इंसाफ मांगे। सब्र अगर हमने ले लिया ना, तो आप यकीन माने हम कंबल ओढ़ कर घर में सो जाएंगे। और हमें नहीं सोना, हमें नहीं सोना। हम तब सोएंगे जब हमारे बच्चों का इंसाफ मिले। बेशक बेशक ही लेना, हमें इंसाफ लेना। और आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने आपके हर प्रोग्राम में ये कहा, मैंने हर मीडिया पे ये कहा कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे बिल्कुल भी लावारिस नहीं थे। मैं आज भी ये बात कहती हूँ कि हमारे बच्चे लावारिस नहीं हैं, वो जिंदा हैं और वो हमारे साथ हैं, और उनके वालिदैन भी जिंदा हैं, पूछने वाले भी सारे जिंदा हैं और पूछते रहेंगे। और इस जीआईटी में मैं कहती हूँ कि हम पूरी इस बात की उम्मीद रखते हैं, इस जुडिशरी से, इस अपनी अदलिया से, उस जजों की उन कुर्सियों से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो और हमें इंसाफ दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ दो और हर उस बंदे का नाम इसमें डालो, हर उस बंदे को पॉइंट आउट करो, हर उस बंदे को मंजर आम पे लेकर आओ जो इसके जिम्मेदार। जो कुर्सियों वाले थे वो जिम्मेदार, वो नहीं थे जो गाना पे और उन्होंने हमारे बच्चों, हमारे भेड़ बकरियों की तरह तबाह कर दिया। वो जिम्मेदार भी थे, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने उनको नहीं बचाया, जिन्होंने उनका साथ दिया मारने वालों का, वो सब उनके जिम्मेदार है और हमें उनके नाम चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा, मैं आज भी कहती हूँ, और अपनी अदलिया से मैं कहती हूँ, झोली फैला के मैं भीख मांगती हूँ कि खुदा के लिए हमारी इस जुडिशरी के रिपोर्ट को आप पब्लिसाइज करें, बताएं लोगों के सामने। ये मामूली जीआईटी नहीं है और ना ये मामूली जीआईटी होनी चाहिए। बच्चे गए हैं, बेकसूर आपसे बच्चे गए हैं, आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। ये 5 लोगों के लिए नहीं गुजरे हमारे साथ के साथ, बेशक पूरी कौम आपके साथ है, आपकी जिद्दोजहद में हमने भी अपना थोड़ा सा हिस्सा डाला है और हम सब की यही उम्मीद है कि ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और ज़ाहिर है जो उसमें जो जिनके बच्चे, जिनके अजीज़ व अक़ारिब शहीद हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मरहला होता है जब ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट, खुदा ना करे अगर ये पब्लिक नहीं होती। और मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। जी शाहना, मिलके मैं मुतालबा करती हूँ इसको पब्लिसाइज करें, मंजर आम पे लेकर आए। ऐसी कौन सी जीआईडी में ऐसी कौन से लोग हैं जो सरेआम नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? नहीं शाहना बीबी, इंशाल्लाह 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 इसको मंजर आम पर लाया जाएगा। और इस पर मैं से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे पता है कि ये कोई आसान बात नहीं है करने के लिए आपके लिए और जिस तरह बाकी जिद्दोजहद की है। नहीं देखो, अब ये जो बात है ना, अब एक हमारे यहाँ एक नारा होता है ना, हम शर्मिंदा हैं। मतलब हम हर एक चीज़ पे शर्मिंदा हो रहे होते हैं ना, चाहे वो मतलब किसी की मौत हो या लोड शेडिंग हो, पानी का बहरान हो, हम शर्मिंदा होते हैं। ये एक चीज़ है जिस पर मेरा ख्याल है कि हम सबको ना सिर्फ शर्मिंदा होना चाहिए, हमें गुस्सा भी आना चाहिए, बिल्कुल गम महसूस होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप अभी कह रहे थे ना, ये पूरी आवाम आपके साथ थी एक वक्त पे जब ये हुआ था, तो बिल्कुल पूरा पाकिस्तान हिल गया था।
लेकिन फिर क्या होता है यार, मतलब दुनिया बड़ी एक क्रूअल सी जगह है ना, हम आगे बढ़ जाते हैं, हाँ कोई और ख़बर आ जाती है, फिर हम कि ये -1 हो रहा है या -2 हो रहा है या -100 हो रहा है या क्या हो रहा है, हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये एक ऐसा मौजू था कि इनको अकेला नहीं खड़ा होना चाहिए था, ये हमारी इट इज़ अ नेशनल फीलिंग ऑन आवर पार्ट। और अभी जो बात हो रही है ना, और अल्लाह का शुक्र है, देखो साढ़े पाँच साल हो गए, साढ़े पाँच साल हो गए हैं, ठीक है, जिद्दोजहद हुई, कमीशन बनी, बिल आखिर 3,000 सफ़ों की एक रिपोर्ट आई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कुल जैसे ये कह रहे हैं कि इनको तो कॉपी आनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ इसको पब्लिक भी होना चाहिए। अच्छा, अब इस पर एतराज़ात आ सकते हैं और वो भी कुछ हद तक जायज़ हैं कि शायद इसमें कुछ ऐसी खुफिया मालूमात हैं या कुछ सेंसिटिव इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ हैं जो आप नहीं पब्लिक डोमेन में ला सकते, तो यार आप रिडैक्ट कर दो। आपने देखा होगा ना, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो बाद में रिलीज़ होती हैं उनमें काली लाइनें लगी होती हैं, आप वो लगा दें इसमें। और मैं कोई आप अगेन ये कह रही है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप नुकसान सिर्फ इन वालिदैन का नहीं है, नुकसान आपका और मेरा नहीं। हम कौन है यार, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि फिर जो प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं और जिन्होंने पिछले 5.5 साल बहुत मौके दिए हैं आपने बहुत लोगों को, उनको आप एक और मौका फिर ना दें। तो माय पॉइंट इज़ कि अगर आपने इमोशनली नहीं सोचना तो इमोशनली ना सोचें, प्रैक्टिकली ही बंदा सोचिए। लेकिन ये इंसाफ की दहलीज पर है, और पहले भी कहा, अब भी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा के लिए इस रिपोर्ट को ज़रूर पब्लिक कीजिएगा। पूरे मुल्क का हक़ है, और ख़ुसूसन इन शहीद बच्चों के वालिदैन का ज़रूर हक़ है कि वो ये जाने कि सानिया कैसे हुआ था। एक वक्फ़ा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और अब आपको एक ताज़ा तरीन बड़ी मज़ेदार ब्रेकिंग किस्म की खबर सुनाते हैं, और वो ये है कि नेपाल ने तमाम भारतीय न्यूज़ चैनल्स की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है, सिवाय दूरदर्शन, क्योंकि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले फिर भी ठीक हैं, उनके साथ हमें कोई मसला नहीं है। चंद घंटे पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के हैं, नारायण काजी श्रेष्ठा नाम अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भारतीय चैनल्स ने तमाम हदूद क्रॉस कर लिए हैं। अब हम इनकी नॉनसेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आई सपोज आप क्या कह सकते हैं, बकवास। अब इनकी बकवास को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेपाल की हुकूमत और नेपाल के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, ये हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। अब अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये किस किस्म का प्रोपेगेंडा है कि इतना आपको बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि आखिरकार आपको पता है नेपाल और भारत के हिस्टोरिकली काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे हैं, ज़बान भी कमोपेश एक ही है और काफ़ी कल्चर भी सिमिलर है। अच्छा, ये खबर ये स्टार्ट कहाँ से हुई? हाँ, आपने शायद रिटायर्ड इंडियन मेजर गौरव आर्या का नाम सुना होगा। रिपब्लिक टीवी और सोशल मीडिया पर बड़े 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है ये पहले उनके ट्विटर अकाउंट पर शुरू हुआ था, और उन्होंने कहा था कि जी जो केपी शर्मा हैं नेपाल के वज़ीर आज़म, उनको हनी ट्रैप किया है चाइनीज़ एम्बेसडर ने, और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके बाकायदा वीडियोज़ हैं और इसलिए नेपाल अब हमसे अलग हो रहा है। ये नहीं है कि हमने उनके साथ गुंडागर्दी की है। तो वसत साहब अभी मैं ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी इंटरनेट अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गई है। तो वसत साहब मुझे बताएं कि यार यही वजह है नेपाल और इंडिया की जो टेंशन्स हैं, या कोई और मामला है? नहीं, ये तो इंडिया का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये वजह नहीं हो सकती। ये तो दिखाया जा रहा है ना, छप दिखाई जा रही है कि क्या हो सकता है। बेसिकली आपको याद होगा कि अब से कोई 7-8 साल पहले नेपाल में जबरदस्त जलजला आया था, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे रिवायती तौर पे नेपाली के जो हिंदुस्तान है उसके साथ चूंकि ओपन मैदानी इलाका है, तो वो जो इंसानी रसद है वो बिला रोक टोक आएगी। कोई 10 दिन तक जो है रोके रखी इन्होंने इमदाद, और उसकी वजह से चीन जो है उसने हंगार पे रसद पहुंचाई।
तब से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है दिल साफ होने शुरू हुए और खुले चीज़ों का तबादला होना शुरू हुआ। उस वक्त इंडिया ने रियलाइज नहीं किया। पिछले साल जो भारतीय वजीर दिफा हैं, उन्होंने चीन और भारत के दरमियान जो सरहद है उस पर तकरीबन 60 सड़कें इंडिया बनाना चाह रहा है 2022 तक, स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट। तो एक सड़क जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया वो नेपाल के इलाके से होके गुजरती है, बकौल नेपाल के, लेकिन हिंदुस्तान ने उस पूरे इलाके को अपने नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में दिखाया, जिसकी वजह से जाहिर है नेपाली बिदक गए। और जून में अभी नेपाली कांग्रेस ने हिस्ट्री में पहली बार दम पकड़ा और जो 5 कस्बात थे, 5 पॉइंट्स थे जिनको हिंदुस्तान ने अपने नक्शे में दिखाया था, नेपाल ने उनको जो ऑफिशियल नक्शे जारी किए कांग्रेस से मंजूरी के बाद, उसमें नेपाल ने दावा किया है कि ये असल में हमारे इलाके हैं। अब नेपाल जैसा छोटा मुल्क हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के आगे खड़ा हो जाए, जो कि नेपाल हर तरह से डिपेंडेंट भी हो, लैंड लॉक कंट्री भी हो, उसके लोग जो है रोजगार के लिए लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में हो, वो हिंदुस्तान की इमदाद पे भी जो है डिपेंड करता हो, तो ये कैसे गवारा हो सकता है हिंदुस्तान को कि कल का जो छोटा है वो उनके मुंह लग जाए, और वो भी चीन के बलबूते पे। तो ये सारा गुस्सा वो है। और अब आप देखिए किस किस घटिया अंदाज में निकलेगा। नेपाल को छोड़े, भूटान जो है, खुद भूटान ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। पहली बार इस सीजन में जो नहर आती थी जिससे कि सरहदी इलाकों को हिंदुस्तान के पानी मिलता था, तकरीबन 6000 काश्तकारों को वो पानी उसने बंद कर दिया है और कहा है कि हिंदुस्तानी बाशिंदों को नहर की सफाई के बहाने भूटान में घुसने की जरूरत नहीं है। तो अब छोटे जो है ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और हिंदुस्तान गली के गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। और पता है सबसे जो हैरत की बात है, आप पिछले मतलब 60-70 साल की आप जियो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखें आप भारत की, बहुत आला रही है इन द सेंस के मतलब नेपाल, भूटान, अपना बॉर्डर, ये पिछले 6-7 सालों में क्योंकि आपने अपनी हिंदुत्व और अपनी जैसे कहते हैं ना अपनी दहशत 56 इंच का भाई ये क्या कहते हैं ना, ये एक खोखे का है या जो भी वो वास्तव वाला डायलॉग था, उस चक्कर में आपने आके 6-7 सालों में आपने 70 सालों की प्लानिंग को, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि शायद विद इन अ ईयर ये सारा हुआ है। बांग्लादेश के साथ भी इनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ तो है ही है, पाकिस्तान के साथ तो हम तो पुराने बचपन से ही है। तो लेकिन यह है कि हिंदुस्तान बहरहाल अभी तक वो नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ लगे रहो मुन्ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात पे आप चल रहे हैं और मेरी तो यही दुआ है कि आप इसी राह पर चलते रहें। मेरा ख्याल है सबका बहुत ही अच्छा होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। कोरोना वायरस की वबा जैसे ही फैलने लगी पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में, तो तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे पर कोई ना कोई असर पड़ा और पाकिस्तान में आपके इदारों पर भी बहुत असर पड़ा है। क्योंकि सवाल ये बना, और अभी मैं बात करूँगा अदलिया की और जो हमारे निज़ाम अदल है, कि जब आपने SOPs मेंटेन करनी है, जब आपने लॉकडाउन किए हुए हैं, जब लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो कोर्ट्स का काम कैसे चलेगा? ये आप जहन में रखें कि पहले ही पाकिस्तान में कोर्ट केसेस की बहुत पेंडेंसी है और अब क्योंकि तकरीबन मुकम्मल तौर पर कोर्ट्स के काम भी मुतासर हुआ है, सवाल ये बनता है कि इसका हल है, और अगर है तो वो हल क्या है? अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट गुलाम असगर खान, जिन्होंने इसी मामले को हल करने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर करने की कोशिश की थी। उस पिटिशन में क्या था और उसका क्या बना, ये आपको असगर खान एडवोकेट खुद ही सुनाएंगे। जी असगर साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। सर, ये जब कोरोना पेंडेमिक का इशू अराइज हुआ था, तो आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल की थी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट जी, और वो विद ऑब्जेक्शंस जो है रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने वापस कर दी थी कि इट डज नॉट मेक आउट द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और उसके साथ कुछ 1-2 और ऑब्जेक्शन भी थे कि मिसकंसीव फैक्ट्स हैं और सिचुएशन इतनी वर्सन नहीं है। बहरहाल तो वो उस ऑर्डर को फिर चैलेंज किया गया 1 जून को सुप्रीम कोर्ट में।
और वो अभी पेंडिंग है क्योंकि उस पर कोई हेयरिंग अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन कंक्लूजन ये हुआ कि पिछले 4 महीने से जो कोर्ट्स का काम है वो ऑलमोस्ट इनफेक्टिव मैनर जो है सस्पेंडेड है, मतलब काम नहीं हो रहा। बाकी ये है कि अर्जेंट मैटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें क्रिमिनल बेल एप्लीकेशंस हैं हाई कोर्ट्स में, तो वो थोड़ी बहुत चल रही हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा काम नहीं है। अब मसला ये है कि अभी तक जी सॉरी नहीं, मैं पूछने वाला था कि आपने कोई एक हल भी तो दिया था, आपने एक आइडिया भी दिया था कि इसको कैसे चलाया जाए, तो जरा उस पर हमें बताएं। सर उसमें ये सजेशन दी गई थी कि जिस तरह कोर्ट्स के आपको पता है कि 3 मेन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, मतलब लीगल प्रोसेस के, फाइलिंग ऑफ द केस, फिर उसके बाद नोटिसेस, और उसके बाद जो है लास्ट होता है प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। उसमें हमने ये सजेशन, मतलब मैंने सजेशन ये दिया था कि आप जो है ऑनलाइन कोर्ट्स की तरफ जाएं, जो कि पूरी दुनिया ने इसको एकदम अडॉप्ट किया है विदाउट एनी ब्रेक। और यही एक वाहिद हल इस वक्त इसलिए है क्योंकि जब आप अल्फाज यूज करते हैं सेफ, मतलब जो SOPs हैं या एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है या कम है क्योंकि उसमें जो लोग आते हैं वो हजारों की तादाद में आते हैं। तो वहां तो वकीलों के लिए ही मुमकिन नहीं है कि वो 3 मीटर का या 2 मीटर का फासला इख्तियार कर सकें। तो जो लिटिगेंट्स भी आ रहे होते हैं क्रिमिनल केसेस में, तो अब आपको पता हो जिस तरह कोई शख्स बेल पे हो तो उसका तो आना मैंडेटरी है। अब उसमें एजेड जो है आपके लिटिगेंट्स हैं वो भी आ रहे होते हैं, बच्चे भी आ रहे होते हैं फैमिली केसेस में दूसरे। और वो इतना है कि आप SOPs को तो मेरी नजर में तो फॉलो इस प्रोसीजर में नहीं किया जा सकता जो प्री कोरोना एक सिचुएशन थी। इसके लिए हमने कहा, एक सजेशन उसमें दिया था कि आप इनको ऑनलाइन कोर्ट्स की तरफ लेके जाएं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब तक कि इसका कोई परमानेंट कोरोना का सोल्यूशन नहीं आता तब तक इसको, ताकि ये सिस्टम भी चलता रहे और लोग एक सेफ एनवायरनमेंट में काम भी करते रहे, जिसमें आपने खुद देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस भी अफेक्टेड हो चुके हैं इस कोरोना वायरस में। तो उसमें कैदी हैं जो पिछले 3 महीनों से कस्टडीज ही नहीं आ रही कोर्ट्स में, तो वो जो अंदर है जेल के अंदर तो वो वही है, वहां से उनको कुछ पता नहीं, उनको भी कि उनके केसेस का क्या होगा। 4 महीने से केसेस नहीं चल पा रहे और आगे भी कोई ऐसी वाज़ेह सूरत हाल नहीं है। लेकिन चूंकि जिस तरह एक मुल्की निज़ाम एकदम से ओपन हो गया है, तो उम्मीद यही है कि अदलिया भी किसी न किसी दिन बस उसी पुराने तौर तरीके पे शायद ओपन कर दी जाए, जो कि बड़ी संगीन एक सूरत हाल है, क्योंकि इसमें न सिर्फ लिटिगेंट्स बल्कि जजेस और जो हमारे सीनियर वकील हैं वो भी इस एक तरह से खतरे की एक रेड लाइन पे हमेशा रहेंगे। असगर साहब एक हमें यहाँ पे वक्फा लेना है, लेकिन आपने अभी वकला की बात की तो बिल्कुल देखें इंसाफ का प्रोसेस अभी पॉज हुआ है एक तरह से, लेकिन वकला बरादरी की एक तरह से रोजी रोटी भी तो पॉज हुई है। तो जो आपके बार काउंसिल्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव और कभी कभी माजरत के साथ ओवर एक्टिव भी होते हैं, उन्होंने अभी तक इस चीज़ के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये मैं आपसे पूछूंगा इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं असगर खान एडवोकेट से। और असगर साहब, अब ये जो मसला है जाहिर है कि ये सिर्फ लिटिगेंट्स का मसला नहीं है, ये तो डायरेक्टली लॉयर्स और वकला बरादरी को भी अफेक्ट करता है। तो आपने तो पिटिशन डालने की कोशिश की और इंशाल्लाह ये आगे जाएगी, लेकिन जो बाकी जो बार काउंसिल्स हैं और आपके जो अपने कॉलीग्स हैं, उनसे अभी तक मैंने आज सच कोई डिमांड नहीं सुनी कि जी कुछ हद तक अगर आप ऑनलाइन चले जाएं तो काम हमारा चल सकता है। सर मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि वकला बरादरी इस मामले में इतनी मुत्तफिक नजर नहीं आई, लेकिन ये है कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक लेटर था जो चीफ जस्टिस सिंध साहब को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने एक डिमांड की थी कि ऑनलाइन कोर्ट्स की तरफ ले जाएं। लेकिन मैं एग्री करता हूं कि इसमें एज सच कोई कैंपेन या इंक्लूसिव पॉलिसी या अप्रोच अडॉप्ट नहीं की गई है, क्योंकि इसमें मुझे जो एक चीज़ महसूस हुई है, जो हमारे कोलीग से बात हुई है, तो एक रेजिस्टेंस थी टुवर्ड्स के ये मैकेनिज्म चलाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या एक खौफ था कि मतलब एक अल्टरनेटिव मीडियम आ जाएगा तो इससे हो सकता है कि उनके काम पे अफेक्ट हो, तो ये भी एक फैक्टर रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसमें बार काउंसिल्स का एक बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि ये मैटर रूल ऑफ लॉ से डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बिल्कुल, हजारों केसेस हैं जो कि
पेंडिंग में ऑलरेडी चल रहे हैं, और अब 4 महीने से कोर्टों का ना चलना, ये बहुत बड़ा अलमिया है। गुलाम असगर साहब, मैंने ये सुना है कि 1 अगस्त से वो जो कोर्ट की सालाना छुट्टियां होती हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली जो कोर्ट की सरगर्मियां हैं वो बहाल होने जा रही हैं। ये अफवाह है या वाकई ऐसा होने जा रहा है? सर, अगर ये अफवाह नहीं भी हुई तो होना यही है। मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया था कि जिस तरह ये पूरा मुल्क खुल गया, मार्केट्स खुल गई और सारी चीज़ें खुल गई, तो इसमें कोई इतनी हैरानगी वाली बात नहीं होगी कि अगस्त से कोर्ट्स को इन्हें खोलना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट्स की मजबूरी ये है कि आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है कोर्ट्स का। सही बात। आपको इन्हें खोलना पड़ेगा, और जो वकील सफ़र कर रहे हैं बेइंतहा बुरे तरीके से सफ़र किया है, शायद ही, क्योंकि मतलब पाकिस्तान जब से बना है इस किस्म का सिनेरियो पहले कभी किसी ने देखा नहीं था लीगल सेक्टर में, जो इस दफ़ा क्राइसिस वकीलों ने फेस किए हैं। तो मजबूरन ये दोनों सूरत हाल ऐसी है कि अब अगर ये रिफॉर्म्स नहीं भी लाते तो कोर्ट्स तो खोलनी पड़ेंगी अब इन्हें। अच्छा असगर साहब, कुछ हद तक मुझे याद है, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऑनलाइन टेस्टिमनी, वीडियो टेस्टिमनी, इस तरफ हम जा तो रहे थे। तो अगर एक मतलब एक पहला कदम इसकी तरफ लिया गया था, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको मजीद आगे बढ़ाने में क्या ऑब्जेक्शन आ रही है। सर, अब मसला ये है कि मैं क्लियरली इसका जवाब दे नहीं सकता आपको। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एकेडमिक डिबेट्स हैं नहीं। अगर एकेडमिक डिबेट हो तो मैं आपको किसी पेपर का रेफरेंस दे सकता हूँ कि क्या क्राइसिस थे या क्या इश्यूज अराइज हुए। तो इसका क्लियर आंसर तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं दे सकता, ये खुद जो अथॉरिटीज़ हैं वही बता सकती हैं। लेकिन एक केस है जो अभी भी सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है, और मोहम्मद अली मजहर साहब उसको चला रहे हैं, और उसमें काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस की है। एक सुप्रीम कोर्ट का केस था 2013 का, जिसमें जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन ऑपरेटर्स के थ्रू करने के हवाले से काम चल रहा है। तो वो अभी प्रोसेस में था, तो फिर अचानक से अप्रैल में ये क्राइसिस शुरू हो गए। लेकिन इसके हवाले से कि कोई ऑथेंटिक मैं बात आपसे नहीं कर सकता कि वो पब्लिश नहीं हुई है कि ये क्यों नहीं आगे जा रहा। चलें ठीक है। अब आप ये देख लें कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर, मतलब उसमें ऑब्जेक्शन लगा के मुझे पिटीशन वापस की गई है कि नहीं, हालांकि ये तो मैं ख्याल है कि अगर ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर नहीं है तो फिर पता नहीं कौन सी चीज़ पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है। बहुत शुक्रिया असगर। अब देखो, एक जानिब हम बात करते हैं कि यार नहीं, पूरे कॉलेजेस ऑनलाइन करो, चाहे तुम जिताल में हो चाहे तुम गिलगित बल्तिस्तान में हो। और मुझे नहीं समझ आती कि इन चीज़ों को आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते। अब माना कि हर एक चीज़ को आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक तो माइनर ऑफेंसेस। और दूसरा ये है कि जो मॉडल कोर्ट्स बने थे फॉर दैट मैटर, एग्जैक्टली मॉडल कोर्ट से अडॉप्ट कर लेते वो, और इस चीज़ को बाहर वो कर देते। मुझे याद है जैसे इन्होंने भी तस्करा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इफ़ेक्ट हुए, और सुप्रीम कोर्ट में जो हाई प्रोफाइल हियरिंग्स होती हैं उसमें आपको पता है कि तो बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, और चीफ जस्टिस ने वहाँ इंश्योर किया कि थोड़ा सा फासला कम से कम रखें। किस हद तक करोगे? लेकिन यह है कि ईजियर सेड देन डन, और शायद यही मसला है कि सोचने में आसान होता है और करने में जब आप आते हैं तो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। आज के लिए इतने ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।